हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं चिराग शर्मा और आप सभी का स्वागत है सी एस एजू पॉइंट पे, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप किसी भी प्रकार से कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से जुड़े हैं, चाहे आप बी टेक बी सी एम सी ए कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, तो ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और आज हम लोग फर्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसका मुद्दा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। और अगर आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आईटी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट होने वाला है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली दिस सीरीज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ के और आने वाले वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो सीरीज एंड होने पर आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मेरी तरफ से, ये हैंडमेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सीरीज के एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई साहब, क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो क्या है, सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, इंस्ट्रक्शंस है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू, है ना। मतलब जैसे हमें कोई टास्क परफॉर्म कराने कंप्यूटर से, मान लीजिए कि मुझे चुन्नू को बोलना है कि भाई चुन्नू, मुंबई से पुणे जाने का रास्ता क्या है, अगर उसने मुझसे पूछा, और तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इधर से निकलना, फिर इतने किलोमीटर जाने के बाद राइट लेना, फिर वहाँ एक सर्कल आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेना। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम गिविंग टू द चुन्नू। ठीक है। तो चुन्नू उस हिसाब से जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना है, किसी भी प्रकार के फंक्शन कराना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने माउस क्लिक करा और यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्ट करी, तो ये जो मैंने काम किया ना, ये भी एक इंस्ट्रक्शन दिया मैंने कंप्यूटर को, और इसके लिए इंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम पीछे रन कर रहा है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने अभी ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे खोली हुई है इन एडोबी। एडोब में मैंने जब ये फाइल खोली हुई है, तो एडोब जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि पीडीएफ फाइल्स को रीड करता है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ओके, मैंने बोला सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मेरे और इस सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसको उसके बीच, मतलब उसके बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, एक इंटरफेस का काम करते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन के लिए बनाए गए होते हैं, किसी किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे कि एडोब हो गया, जैसे कि वीएलसी हो गया, जिसमें हम वीडियोस प्ले करते हैं। ठीक है। सो with this, let's again go back to the definition of operating system concepts. तो क्या है, an operating system concept is a system software that acts as interface between user and computer hardware। यानी कि ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है और एक मैं हूँ, मुझे कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, तो उसके बीच में जो एक इंटरफेस का काम करता है कि मेरी कमांड्स को, मान लीजिए मैंने कीबोर्ड में अपना नाम टाइप करा और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और मैं काम किस पे कर रहा हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ हार्डवेयर पे। मैंने ये माउस को हिलाया, मैंने माउस को हिलाया, तो माउस हार्डवेयर है, मैं हार्डवेयर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन देयर इज अ सॉफ्टवेयर इनसाइड दिस, जो कि उस मूवमेंट को कैप्चर करके वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब आ गया, इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस टू यूजर प्रोग्राम्स। जैसे यूजर प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे यूजर प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमारे सामने एक यूजर प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहा है एडोब, इसमें मैंने पीडीएफ फाइल खोली है। तो वो डिस्प्ले, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले उसको करना और उसको दिखाना, वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है विंडोज़, वो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है यानी कि एप्पल, एंड देन एंड्रॉयड है आपके मोबाइल फ़ोन में भी, राइट। सो दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। चलिए, तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि इसका फंक्शंस क्या होते हैं यार, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, फंक्शंस क्या है। ठीक है। सो गाइज, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट थिंग इज
प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये एक पीडीएफ फाइल है, ये नोट्स हैं आपके जो मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ प्रिंटर पे। फॉर से मान लेते हैं कि मैंने प्रिंटर पे प्रिंट आउट दिया इस पेज को, तो क्या होता है प्रिंटर पे जैसे वो प्रिंट होना चालू होगा ना, वो जैसे एक प्रोसेस क्रिएट होगी। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस क्रिएट करेगा प्रिंटर के लिए, प्रिंटर प्रोसेस क्रिएट करेगा, वो जाएगी, उसका एक शेड्यूल, मतलब वो रैम के पास जाएगी, मेमोरी में जाएगी, मेन मेमोरी में एक उसका मतलब शेड्यूलिंग होगी, एक के पीछे एक लगेगी। जैसे ही उसकी बारी आएगी, मतलब मान लो मैंने 5 डॉक्यूमेंट प्रिंट दे दिए, तो 5 डॉक्यूमेंट्स में जो जब मैं 5वें डॉक्यूमेंट में अगर ये वाला डॉक्यूमेंट है, तो इसकी जब बारी आएगी उसके वो उस समय उसको उठाना, उसको प्रिंट करना और फिर उस प्रोसेस को एंड करना। सो दिस इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। ये होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन में चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन पे, अभी मेरी स्क्रीन पे मैंने एडोब खोला हुआ है और एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है पूरी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से 3 प्रोसेसेस अभी रन कर रही हैं। या आप नीचे देख सकते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोसेसेस होती हैं सिस्टम मेमोरी में, तो उनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना, क्रिएट करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देन दूसरा काम है मेमोरी को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल हम जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, मान लीजिए अभी ये स्क्रीन जो खुली हुई है, अभी जो एडोब खुला हुआ है, अभी जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ मैं अभी मल्टीपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। तो भाई साहब ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हमारे रैम में मेमोरी लेगा, है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि आपकी रैम कितनी जीबी की है, 4 जीबी की है, 8 जीबी की। जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, जितनी ज़्यादा रैम होगी, उतना आपका प्रोग्राम जल्दी रन होंगे, या उतनी, क्योंकि हैंग नहीं होगा आपका फ़ोन या आपका मोबाइल या फिर आपका सिस्टम। तो रैम क्या है, इट्स अ मेन मेमोरी। मेमोरी में प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करना। कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारी रैम फुल हो जाती है, तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसमें से भी कुछ मेमोरी को यूज़ कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन उतने बड़े प्रोग्राम का मुझे कुछ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ कुछ हिस्सा ही अभी रन करना है, पूरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। तो वो क्या करेगा कि जो हार्ड डिस्क है उसका कुछ पार्टीशन या कुछ एरिया जो है उसको एक वर्चुअल मेमोरी की तरह क्रिएट कर देगा, और बाकी के प्रोग्राम को उसमें सेव करके रख लेगा या उसमें लोड कर लेगा, और मेन मेमोरी में सिर्फ उतना ही प्रोग्राम लोड करेगा जितने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होगा, यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, और फिर उसकी स्वैपिंग होगी मॉड्यूल्स की, ठीक है, पेजेस की, तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। फिर है फाइल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने पीडीएफ इसमें सेव करके रखा हुआ है, इसी प्रकार से हम प्रोग्राम सेव करते हैं, हम इमेजेस सेव करते हैं, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और पता नहीं क्या क्या बतेरे तरह की फाइल्स हम कंप्यूटर में जब हम सेव करते हैं, हमारे सिस्टम में सेव करते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज मतलब कुछ नहीं है, फोल्डर्स है। फिर उनको कंट्रोल एक्सेस परमिशंस, मतलब मान लीजिए कि मैंने किसी पे एक्सेस परमिशन लगा दिया कि इसको बस यूज़र ही एडमिन, मतलब इसको सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, इस फाइल को केवल एडमिन एक्सेस कर सकता है, इसको फाइल को केवल एडमिन डिलीट कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो वो सब कंट्रोल एक्सेस करना। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं माउस है ना, ये मैं माउस को हिला रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली में जो फिजिकल माउस है, जो हार्डवेयर है, मैं उसको हिला रहा हूँ, बट इसको कैसे मालूम पड़ रहा है यार ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे पॉइंटर को हिलाना है स्क्रीन पे। तो एक ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो माउस के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, और वो आपको उसको एनालिसिस करके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है कि भाई इतना मूवमेंट हुआ, इतना लेफ्ट गया, इतना राइट गया। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली जीयूआई को मूव कर रहा है, उस हिसाब से जीयूआई को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइस मैनेजमेंट, है ना। इसमें बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग, ये सब क्या होता है हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की बात की जाए तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को आपके सिस्टम से अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए, जैसे हम पासवर्ड प्रोटेक्शन करते हैं, हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग यूज़र्स क्रिएट करते हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देन प्रोवाइड्स कमांड लाइन इंटरफेस एंड जीयूआई, है ना। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और डॉस आप अगर आपने नाम सुना हो, या अभी हम CMD जैसे अगर मैं रन करूँगा, जैसे मैं मान लीजिए विंडोज़ R रन करके यहाँ पे लिख देता हूँ CMD, ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ,
तो ये जो खुलता है ना, ये जो इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं यार? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कितने प्रकार के हुए? 4 या और भी हैं? लेट अस गो एंड लेट अस सी कि और भी हैं या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हैं, टोटल 8 प्रकार के दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम उठाते हैं इन चीज़ों को। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जॉब्स आर कलेक्टेड इन बैचेस, एग्जीक्यूटेड टुगेदर, नो इंटरेक्शन विद यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल अर्ली IBM सिस्टम। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए थे जो IBM के द्वारा, सबसे फर्स्ट PCs जो आए थे, सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। PC, सॉरी मेरे माई मिस्टेक, PC हम बोलना शायद थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे वो PC नहीं थे। ठीक है, तो सबसे जो पहले कंप्यूटर्स आए थे IBM सिस्टम्स, उनमें ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, यानी कि बहुत सारे काम को, बहुत सारे चीज़ों को एक बैच में इकट्ठा किया जाता था, बहुत सारे कमांड्स को या प्रोग्राम्स को एक बैच में इकट्ठा किया जाता था और उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता था। और जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते तब यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता था कंप्यूटर के साथ में ना, मतलब हमने इकट्ठा एक बैच क्रिएट किया और उस सिस्टम को दे दिया, सिस्टम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी उसका टाइमिंग लगेगा उतना टाइम वो प्रोसेसिंग करेगा, और तब तक यूज़र ऐसे हाथ पकड़ के बैठा रहता था, इंतजार करता था आउटपुट आने का। ठीक है, तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक बैच में एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ। फिर आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड इन मेमोरी, है ना, मल्टीपल प्रोग्राम्स डिसाइड इन मेमोरी, CPU स्विचेस बिटवीन देम, इम्प्रूव्स CPU यूटिलाइजेशन। तो ये आजकल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जैसे कि विंडोज़, ये उस प्रकार का है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ एक टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में लोडेड होते हैं। फिर CPU क्या करता है, हमको लगता है कि रियल टाइम पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन किया हुआ है, मैंने कुछ और भी ऑन किया हुआ है, मैंने ये विंडो भी चलाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऑन की हुई है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ अभी मेमोरी में है। फिर CPU क्या करता है ना, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बीच में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे स्विच होता जाता है और उनको टाइम देता जाता है, और हमें लगता है कि सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। ठीक है फिर आया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली यूज इन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स। तो आज के कंप्यूटर्स में जो यूज़ होता है वो मल्टीटास्किंग होता है इंस्टेड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि भाई स्विच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैरेलली मल्टीपल प्रोसेस रन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि प्रोसेसर होता है हमारा, जैसे आजकल हम देखते हैं ना ऑक्टा कोर आ रहा है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो एक साथ कई सारी प्रोसेस एक साथ रन कर रही हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है भाई कि ईच यूजर्स गेट ए टाइम स्लाइस ऑफ CPU, फॉर एग्जांपल यूनिक्स, जब यूनिक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो टाइम शेयरिंग होता है। जैसे कि बहुत सारी प्रोसेस हैं, अब सबको एक एक टाइम अलोकेट हो जाएगा कि 10 सेकंड इस प्रोसेस को, फिर 10 सेकंड इस प्रोसेस को, फिर 10 सेकंड इस प्रोसेस को, इस प्रकार से फिर वापस से जब सारी प्रोसेस का टाइम हो जाएगा फिर वापस पहली प्रोसेस पे आके 10 सेकंड उसको, इस प्रकार से काम होता है। ठीक है, तो रियल टाइम OS की बात करते हैं। तो रियल टाइम OS वो होता है जो कि बहुत फास्ट होता है, रिस्पॉन्स टू इनपुट्स इमीडिएटली, जैसे कि कमांड आपने दिया और तुरंत उसने रिप्लाई दिया। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स, जैसे कि रोबोट्स और मिसाइल में इसका यूज़ होता है। कई बार आप देखिए AI पे आप देखेंगे, या कई बार आप देखेंगे बहुत लंबा मैसेज आप AI को भेजते हो, लेकिन वो खुद क्विक एकदम 1 सेकंड्स में, मतलब उसको इतना मैसेज पढ़ना नहीं पड़ता। हम इंसान है, हमें कोई मैसेज भेजेगा हम इतना पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड देंगे। लेकिन आप देखो, आप एक मैसेज लिख के ChatGPT को दे दो, तुरंत रिप्लाई करेगा, तुरंत जवाब दे देगा, है ना, 1 सेकंड में भी उसने पूरा मैसेज पढ़ लिया। तो उसको बोलते हैं रोबोट्स में, AI में, मिसाइल्स में, इन सब चीज़ों में जो यूज़ होता है रियल टाइम OS। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड OS की बात कर रहे हैं, तो इसमें है मैनेज एज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, मेक देम अपीयर एज सिंगल सिस्टम। तो कई बार क्या होता है कि बड़े बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, साइंटिफिक ग्रुप्स में, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में और बड़े बड़े जगहों पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं बैकग्राउंड। हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है एक कंप्यूटर, हम ऑनलाइन किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं या एक किसी साइट को एक्सेस कर रहे हैं, जो हमें दिखने में हमें एक सिस्टम दिख रहा है कि हम एक ही सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। उन सारे सिस्टम्स को मैनेज करना और मेंटेन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड OS। ठीक है, और एक एग्जांपल है, एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे लोकस। ठीक है, फिर नेटवर्क OS भी होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो
नेटवर्क पे फाइल शेयरिंग वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि नोवेल नेटवेयर। मोबाइल ओएस होता है जैसे कि एंड्रॉयड और iOS, इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सिस्टम कॉल्स क्या होता है? सिस्टम कॉल्स आर द इंटरफेस बिटवीन यूज़र प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने कुछ भी रन किया है, कोई प्रोग्राम रन किया है, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो और उसके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मैंने अभी ये एडोब खोला हुआ है और मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करके और प्रिंट देता हूँ कमांड और प्रिंटर पे प्रिंट जाएगा, तो ये प्रिंटर और इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे बैठा? ऑपरेटिंग सिस्टम ने बैठाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये कम्युनिकेशन कैसे गया? तो एक छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिसको वो कॉल करता है बैकग्राउंड में, एंड उसे बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए फॉक, एग्जिट, वेट, फाइल मैनेजमेंट के लिए होता है ओपन, रीड, राइट और क्लोज। फॉर एग्जांपल जैसे लेट अस से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि ये बहुत डिटेल में आपसे कोई एग्जामिनर नहीं पूछने वाला, और किसी उसमें आप बहुत डेप्थ में जाकर के आपको कोड नहीं लिखने को बोल देगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिख के दो हमें। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से फाइल मैनेजमेंट, तो मैंने एक फ़ाइल खोली है ना, मैं सिस्टम में एक फ़ाइल पढ़ी है, मान लीजिए यही पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स जो मैंने बनाए हैं, ये PDF में पढ़ी थी। मैंने इसको खोला, तो खोलने के बाद अभी सबसे पहले फंक्शन क्या रन हुआ? इसको खोलने से पहले ओपन, सिस्टम कॉल रन हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये फाइल खोल दी और अप्रोप्रिएट प्रोग्राम में खोल दी, एप्लीकेशन में खोल दी, जो उसके लिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एडोब खोला हुआ है, एडोब में आ गया, फिर ये रीड फंक्शन हुआ। अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस करना अलाउड होता है तो राइट फंक्शन चलेगा, और उसके बाद फिर जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज वाला सिस्टम कॉल करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से डिवाइस मैनेजमेंट के लिए होते हैं बहुत सारे सिस्टम कॉल्स। उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये आई डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए गेट PID, अलार्म, स्लीप, कम्युनिकेशन के लिए, तो ये बहुत सारे सिस्टम कॉल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में अगर आप किसी किताब को खोलोगे, जैसे कि A. स्टेनमाम को या फिर गैल्विन को, P. गैल्विन, कोई भी किताब खोलोगे बहुत डिटेल में आपको इन चीज़ों के बारे में मिलेगा, बहुत डेप्थ में जाकर के। लेकिन इस सीरीज़ में हम इसको इतना डेप्थ में नहीं ले जा रहे, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनको डेप्थ में पढ़ना, तो फिर हम लोग अलग से एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम डिटेल में एक एक टॉपिक को उठाएंगे। ये एक क्रैश कोर्स के टाइप है जिसको आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। सी एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको डेप्थ में नहीं पूछेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई इसका कोड बताओ, इसका कोड बताओ, ये सब नहीं आएगा आपको, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब आएगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से तरह के होते हैं? एक होता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या है? एंटायर OS इज़ वन लार्ज प्रोग्राम, जैसे कि यूनिक्स, तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम में लिखा गया है, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें OS इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, बिल्ड ऑन लोअर लेवल, है ना, तो ईच बिल्ड ऑन टॉप ऑफ लोअर वन, तो ये डिबगिंग के लिए ईजी होता है ना। फिर माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर होता है, ओनली एसेंशियल फंक्शंस रन इन कर्नल मोड, तो इसमें एक कर्नल मोड होता है और एक यूज़र मोड होता है। कर्नल मोड में सिर्फ जो एसेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसी को ही एंट्री मिलती है, और हम एज ए यूज़र हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये होता है कर्नल मोड। ठीक है, रेस्ट आर यूज़र लेवल सर्विसेज, जैसे एग्जांपल QNX यहाँ पे दिया हुआ है। मॉड्यूल्स की बात करेंगे तो मॉड्यूल्स स्ट्रक्चर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है और ईच कंपोनेंट इज़ ए मॉड्यूल, कैन बी लोडेड और अनलोडेड। ठीक है, फिर हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, इन सारे स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन करके एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि विंडोज XP की बात की जाए तो पार्टली माइक्रो कर्नल है और मोनोलिथिक भी है। ठीक है, अब कर्नल और यूज़र मोड क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कर्नल मोड क्या है? कर्नल मोड वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें उसको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जिसको हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस होता है, यानी कि पूरा एक्सेस होता है हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगेन सी आई एम रिपीटिंग दिस, कर्नल मोड वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसमें उसको हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस होता है, कंप्लीट एक्सेस होता है। ठीक है, ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को रन करता है, यानी कि जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, और एक प्रिविलेज मोड होता है। प्रिविलेज मोड मतलब इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सिर्फ एडमिन छेड़छाड़ कर सकता है, मतलब हर कोई इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यूज़र मोड क्या होता है? इसमें नॉर्मल एप्लीकेशन रन करती है, जैसे कि एडोबी रन कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ओपनिंग ये एंटीवायरस रन कर रहा है, जैसे कि
और भी बहुत सारे, जैसे गूगल क्रोम मैंने खोल लिया वो रन कर रहा है, व्हाट्सएप खोल लिया वो रन कर रहा है, कुछ भी आपने खोल लिया वो रन कर रहा है। और ये जो मोड होता है यूज़र मोड, ये डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ये जो मैं यहाँ पे लिखा है, कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हार्डवेयर एक्सेस करने के लिए आपको कर्नल मोड का यूज़ करना पड़ता है, तो ये प्रोग्राम कर्नल मोड में जाएगा अगर हार्डवेयर को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल मोड में जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करेगा थ्रू सिस्टम कॉल्स, और वो हार्डवेयर को इंटरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये दो मोड्स क्यों बनाए, मतलब अब ये क्वेश्चन है कि भाई वाई देयर आर टू मोड्स। मान लीजिए इंटरव्यूअर, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं या किसी एग्जाम में बैठे हैं और किसी ने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए वाइवा में बैठे हैं और किसी ने आपसे पूछ लिया कि यार वाई टू मोड्स, वाई कर्नल मोड एंड यूज़र मोड, ठीक है। तो जवाब क्या आएगा, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रिवेंट्स यूज़र प्रोग्राम फ्रॉम करप्टिंग ओएस। मतलब मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम बना दिया और मैं इतना बहुत महान प्रोग्रामर तो हूँ नहीं, मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते मैंने प्रोग्राम बनाया और मैं बहुत महान प्रोग्रामर नहीं हूँ, और मैंने उसको इन्फिनिट लूप पे डाल दिया या मैंने ऐसे कुछ गलती कर दी जिससे कि मैंने अगर वो उसको रन किया तो पूरी मेमोरी खा जाएगा और मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर देगा या हार्डवेयर को करप्ट कर देगा, और मुझे इतनी अक्ल है नहीं और मैंने उसको कर दिया रन, फिर क्या होगा, वो कर्नल मोड में जाएगा और पूरा सिस्टम बर्बाद कर देगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए क्या होता है कि यूज़र प्रोग्राम्स को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करने से बचाने के लिए दो मोड्स होते हैं, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। तो हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यूज़र मोड में रन करते हैं, ठीक है। अब बूटिंग प्रोसेस ऑफ ओएस, बेसिक आइडिया हम लोग इस पर ले ले रहे हैं, है ना। इसको बहुत डीप डेप्थ में आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, सो हम ऊपर से इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बायोस और यूएफआई लोड्स फ्रॉम रोम। तो एक बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो सिस्टम में तीन प्रकार की मेमोरी होती है ना, एक होता है रैम, एक होता है रोम और एक होता है हार्ड डिस्क। रैम वो होता है जिसमें आपके प्रोग्राम्स रन करते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है ना। हार्ड डिस्क वो होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हम फाइल्स को सेव करते हैं। एंड थर्ड होता है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर लोड होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ठीक है। वो सारे डिवाइसेस को चेक करेगा, हार्डवेयर को चेक करेगा कि भाई सब कनेक्टेड है कि नहीं है, सबको लोड करेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को, वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो रिटर्न होते हैं रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम इसको राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें बायोस होता है। बायोस क्या होता है, बायोस एक प्रोग्राम होता है जो बूटिंग के लिए काम आता है। बूटिंग मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आसान भाषा में। लोड्स बूट लोडर फ्रॉम डिस्क, तो बूट लोडर को लोड करेगा। फिर लोडर जो होता है वो कर्नल को लोड करेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट को जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। फिर ओएस सिस्टम को इनिशियलाइज करेगा और यूज़र इंटरफेस को चालू कर देगा, ठीक है। तो ये बूटिंग प्रोसेस है आपके सिस्टम की, और इसी के साथ में आपकी एक यूनिट ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन खुला, आप वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे या एक सेपरेट वीडियो बना देंगे फॉर योर डाउट्स, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको सीरीज़ में मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। वीडियो के मतलब ये पूरी सीरीज़ खत्म होने के बाद सी हमने एक पूरी यूनिट आपकी एक वीडियो में कवर कर दी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बिकॉज मैंने इसको बहुत लेंदी नहीं बनाया, इसको मैं एक एक टॉपिक को ले लेकर के इसको बहुत डिटेल में बनाता तो इसमें मान लीजिए 80, 90, 100 वीडियो आराम से बन जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे आप इसको गेट टुगेदर नहीं कर पाते। यहाँ मैंने क्या करा ना, एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है, डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है, लेकिन फिर भी उसको क्रिस्प और शॉर्ट रखा है ताकि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल ना पड़े। क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास किताबें हैं, आपके पास पीडीएफ्स अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत कुछ है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे आपको डिटेल में बैठ के यहाँ पे राम गाथा सुनाना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए और आप फिर उसको कहीं से भी पढ़ सको, ठीक है। तो इसका हमने इसीलिए एक क्रैश कोर्स की तरह रखा है। एक यूनिट आपकी खत्म कर दी हमने एक वीडियो में, ऐसे हम 8 से 10 यूनिट कवर करेंगे और इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। एक प्लेलिस्ट बन के आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक फैलाएं, शेयर करें। बिकॉज चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो सीरीज़ के एंड तक बने रहने पर आपको मिलेगी पीडीएफ। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, बता दूँगा, है ना, आखिरी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ऑन द अदर साइड। ओके, बाय।